हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आरवीएनएल ने एईएन मैकेनिकल का पेपर कंडक्ट कराया था 4 सितंबर 2021 को। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहा था। कुछ लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो जो जेईएन मैकेनिकल का हमने कट ऑफ बताया था उसमें कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए आरवीएनएल एईएन मैकेनिकल के लिए। तो मैंने काफ़ी लोगों से बोला था कि आप क्वेश्चंस कलेक्ट करके दीजिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो काफ़ी लोगों ने कुछ ने रेस्पॉन्स भी दिया और मैंने भी खुद ने भी अपने एंड से क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं। टोटल 51 क्वेश्चंस कलेक्ट किए मैंने आउट ऑफ 60। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जैसा कि आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो एग्जैक्टली जितना जितना बाकी लोगों जिन लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या क्या स्टेटमेंट्स थे उनमें, तो जितना उन्होंने बताया वो मैंने इंक्लूड किया है। और बाकी स्टेटमेंट्स जो भी आपसे पूछे गए थे वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाकी 9 क्वेश्चन आपको जो भी याद आते हैं बाकी लोगों को, आप लोगों ने कुछ लिख भी रखा होगा, तो आप या तो पीडीएफ फॉर्मेट में या फ़ोटोज़ के फॉर्मेट में आप मेरी ईमेल आईडी mohit301095@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। या जिन लोगों को भी कमेंट सेक्शन में याद आए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्या स्टेटमेंट्स थे, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने क्वेश्चन एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे हैं 1 2 3 4 इस टाइप में। तो आप जो भी क्वेश्चन है आपका, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का याद आता है तो 3 लिख के आप उसमें बताइए कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें ये स्टेटमेंट्स थे। तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इससे कि हम एक बिल्कुल एग्जैक्ट के नियर एक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो रफ आइडिया है हमारा। क्योंकि आपको पता है पार्ट भी थोड़ा टफ रहा है, जो नॉन टेक पार्ट रहा है। तो वो सारी चीज़ें, तो ओवरऑल कैसा क्या कट ऑफ रह सकता है, वो सब चीज़ें हम एक प्रेडिक्ट कर पाएँ, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है आरवीएनएल की जो एईएन की टोटल नंबर 6 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं एईएन मैकेनिकल के लिए। तो एक रफ़ आइडिया बन पाए उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो और बाकी जो मैंने 2018 का पेपर डिस्कस किया था पार्ट 1 to 6 में, जो टोटल 60 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो अगर जिन लोगों ने भी ये पार्ट देखे थे तो 10 से 11 क्वेश्चन आपको एईएन में और इतने ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको जेईएन में भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वो मैं जेईएन का पेपर भी बाद में डिस्कस करूँगा, एकदम आपका टेक्निकल पार्ट। तो आप उसमें देख पाएंगे कि हाँ मैंने कौन से पार्ट में कितने नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो इस पेपर में भी इंक्लूड किया है मैंने एईएन में। तो जिन लोगों ने भी इन वीडियो को देखा है उनको फ़ायदा मिला है एटलीस्ट, कि अगर कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट की कमी थी या कुछ फॉर्मूला भूल रहे थे तो वो एटलीस्ट एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले देख पाए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें और आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि जब भी आपको कोई भी नया वीडियो आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस, जो भी काउंट 51 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करे हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर वीडियो बड़ी होती है तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा 2 पार्ट में, तो जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो शॉर्ट रहे लेकिन आपके काम का रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। स्टेटमेंट था कि स्ट्रीमलाइन कि एक स्ट्रीमलाइन खुद को इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। तो खुद को इंटरसेक्ट कभी भी कोई स्ट्रीमलाइन नहीं करती है। दूसरा स्टेटमेंट था कि 2 स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कभी भी 2 स्ट्रीमलाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसा कि स्टेगनेशन पॉइंट पे होता है कि 2 स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर देती है और वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, 0 हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। तो जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती 2 स्ट्रीमलाइन। स्टैग्नेशन पॉइंट पे ऐसा होता है कि 2 स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस वजह से हमारा फ्लूइड फ्लो बंद हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, पाथ लाइन खुद को इंटरसेक्ट करती है। हाँ बिल्कुल करती है। पाथ लाइन बेसिकली क्या होती है, कोई भी एक पार्टिकल का हम लें और कोई भी आर्बिट्री पार्टिकल और उसके पूरे एक टाइम इंटरवल में अगर उसका
मोशन डिस्कस करें या उसका जो पाथ लेंथ देखें, तो हो सकता है कि वो खुद को आके वापस इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी थी ऑरिफिस मीटर के लिए। गिवन डेटा था कि एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा और एरिया ऑफ ऑरिफिस दे रखा था, उससे हम सी कैलकुलेट कर सकते थे, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ दे रखा था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था या कुछ, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था कि एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कुछ गिवन था, तो सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी सी इंटू सी वी हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी वो किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो वो दी गई है वॉन माइसेस और हैंकीज के द्वारा। तो वॉन माइसेस एंड हैंकी थ्योरी बोलते हैं इसको। आपको अगर याद रखनी है तो RGHSV इस तरह से आप एक शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जो सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की होती है, रैनकाइन होती है। गैस एंड ट्रेस का आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की होती है। एस हमारी सेंट वेनेंट्स थ्योरी होती है, और एच होती है हमारी हैग्स थ्योरी। एस हमारी शायद प्रिंसिपल स्ट्रेन की होती है, और ये टोटल स्ट्रेन की होती है शायद हैग्स थ्योरी। और वी हमारा हो ही गया वॉन माइसेस हमारा डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। तो इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि स्फेयर का सॉलिडिफिकेशन टाइम का कैलकुलेशन करना था। कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन, बेसिकली ऐसा था कि 2 स्फेयर्स दिए हुए थे, जैसा कि हमारे को पता है सॉलिडिफिकेशन टाइम कैसे निकालते हैं, के इंटू जो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। ठीक है, कि हमारा सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट होता है, तो वो तो अगर सेम मटेरियल है तो दोनों का कट आउट हो जाएंगे जो भी स्फेयर्स दिए हुए थे। वॉल्यूम पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, या पाई डी क्यूब बाई 6, जिस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। फिर सरफेस एरिया में पता है 4 पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर होता है, तो d/6 बन जाएगा अगर वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर, तो वो मतलब इसका वैल्यू देखा जाए तो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का। इसका स्क्वायर्स को कंपेयर करना था, d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर इस तरह से। तो अगर डायमेंशन दे रखी है तो आपको एक का शायद सॉलिडिफिकेशन दे रखा था टाइम, तो दूसरे का कैलकुलेट करना था, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, COP ऑफ हीट पंप पूछा था। तो अपने को पता है कि जो भी अपना डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है हीट पंप के लिए, वो हमारा हायर टेम्परेचर साइड होता है। जैसे अगर हम हीट पंप बनाएं, तो जैसे ये कोई सोर्स सिंक है, या जहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे इसका टेम्परेचर T2 है, ये T1 है, तो जो हमारा हायर टेम्परेचर वाला सोर्स होता है, जैसे किसी भी कमरे को गर्म करना है, जैसे सर्दियों के दिनों में, तो हम बाहर का मौसम तो ठंडा होगा, तो वहाँ से अपन हीट रिजेक्ट करेंगे किस में, अपने कमरे में, तो उस वो कमरा गर्म हो जाएगा। इस तरह से तो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या रहता है, हाई टेम्परेचर साइड वाला। तो Q हाई टेम्परेचर डिवाइडेड Q हाई माइनस Q लोअर टेम्परेचर का। और अगर उसको टेम्परेचर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, अगर Q प्रोपोर्शनल T वाला चीज़ करें, अगर रिवर्सिबल चीज़ है तो T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, हीट रिजेक्शन इन इंजन। तो इसमें हीट सप्लाइड और वर्क आउटपुट गिवन था। जैसे कोई भी हीट इंजन है, उसमें अगर Q सप्लाइड दे दिया, Q1 दे दिया, और हीट वर्क आउटपुट दे दिया, तो Q2 हम आराम से निकाल सकते हैं। Q1 माइनस Q2 अपने को पता है, W वर्क डन होता है जो भी साइकिल में, वो वर्क आउटपुट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पार्ट 6 में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 57। उसमें हीट जो रिजेक्टेड था, या हीट एब्जॉर्बिश कितना कि हीट रिजेक्ट हुआ है, वो क्या, तो Q2 बाई Q1 इस तरह से कुछ पूछा हुआ था, कि जो हीट रिजेक्टेड है और हीट सप्लाइड, उसका रेशियो क्या है, इस तरह से कुछ पूछा हुआ था। तो सिमिलर, ये इजी क्वेश्चंस में ही आता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप आराम से कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था, स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन रेफ्रिजरेशन टेस्ट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, मेरे को एक मिला है जिन लोगों से मैंने बात करी है। तो हैलाइड टॉर्च टेस्ट था, उसमें फ्रीओन्स के लिए जो काम में लेते हैं, तो वो जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की जो फ्लेम होती है वो हमारी ब्लू से ब्लूइश ग्रीन हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही 2 स्टेटमेंट और होंगे, 2 या 3 जो भी स्टेटमेंट थे, टोटल 3 या 4। तो ये क्वेश्चन हमने 25 जो पार्ट 3 का था, उसमें जो नोमेनक्लेचर था रेफ्रिजरेंट का, उसमें मैंने एक बताया था कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। तो उसमें मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट भी बताया था, और ये भी बताया था कि जो भी टेस्ट है कि कौन सा मटेरियल किसके साथ सूट करता है, किसके साथ सूट नहीं करता है, और जो भी रेफ्रिजरेंट के टेस्ट हैं, अमोनिया स्वैब टेस्ट है, ठीक है, और सल्फ़र वगैरह का टेस्ट है, वो चीज़ इसमें हमने डिस्कस करी हुई है। तो अगर वो पार्ट आपने देखा है तो आप इजीली
आपने कर दिया होगा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन CI इंजन का डेटोनेशन डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, कि स्पार्क जो एडवांस होता है उसको कम करके या इंजन स्पीड को बढ़ा के, या इस तरह से जो भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो आप ये ऑप्शंस मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 था बैलेंस डिले का फॉर्मूला पूछा था। तो अपने को पता है कि बैलेंस डिले क्या होता है, 1 माइनस आपकी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी होती है हमारी टोटल वर्क कंटेंट, हमारा जितना भी हर स्टेशन पे जितना टाइम लगा है उनका समेशन करके, एन होता है हमारा नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, TC होता है हमारा साइकिल टाइम, जो भी मैक्सिमम टाइम लगता है हमारा किसी भी स्टेशन पे, ठीक है। तो ये तो हमारी एफिशिएंसी होती है। अगर 1 में से घटा दें मतलब n इंटू TC ऊपर आ जाएगा, माइनस टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई n इंटू TC इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग रेशियो का क्वेश्चन था। तो अपने को पता है कि 2 जीटा ओमेगा n इक्वल होता है C/m की। अगर क्रिटिकल की बात करें तो जीटा 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जो C है वो CC हो जाएगा, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से कुछ पूछा था। अपने को पता है जो भी मतलब कि शायद रेजोनेंस पे पूछा था या किस पे पूछा था, ये मेरे को आइडिया नहीं है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा मोर सर्किल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। तो एक स्टेटमेंट था कि मोर सर्किल वेरिएशन इन स्ट्रेस दिखाता है। सही बात है, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बताते हैं अपन तो, और कि कितना मैक्सिमम आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, कितना मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है, ये सारी चीज़ें हम बता पाते हैं मोर सर्किल के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट था प्योर शेयर से कुछ रिलेटेड, ठीक है। तो प्योर शेयर का जब भी बात आती है तो हमारा जो ओरिजिन पे होगा प्योर शेयर, और इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी मैग्नीट्यूड वाइज, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की हो या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की हो, बराबर होती है, बस साइन में अंतर होता है, +2 -2, बाकी आपका शेयर स्ट्रेस भी उतना ही होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें शायद पिछले वाले क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेटमेंट होंगे, वो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है, जितना भी आपको याद आता है। क्वेश्चन नंबर 12 था शेयर मॉडुलस की कैलकुलेशन करनी थी। शेयर मॉडुलस ये एक रिलेशन होता है, E बराबर 2G 1 + म्यू। E हमारा इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, म्यू हमारा पॉइजन्स रेशियो है, तो G आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपने को E और म्यू पता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मटीरियल साइंस से था आपका। बेबिट का कंपोजिशन पूछा था कि इस तरह से कुछ होता है क्या, ये सही है क्या। तो टिन बेस्ड एलॉय होता है, तो टिन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, 89%। ये आपका बियरिंग मटेरियल्स में काम में लिया जाता है, बियरिंग में काम में लिया जाता है। एंटीमनी हमारा 9% होता है, कॉपर हमारा 2% होता है, और लेड भी होता है कुछ ना कुछ। तो दोनों तरह से होता है, लेड बेस्ड भी होती है और टिन बेस्ड भी होती है। मोस्टली हम टिन बेस्ड यूज़ करते हैं बेबिट, ठीक है। दूसरा था इनवार की कंपोजिशन की, यही थी क्या, तो आयरन 64% होता है, निकल 36% होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। 3 या 4 स्टेटमेंट रहे होंगे। एक स्टेटमेंट याद था जिन्होंने भी मुझे पेपर बताया कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP कम होता है VCR COP से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरी मेल ID जो मैंने प्रोवाइड करी है उसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्प्रिंग डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है। उसका क्वेश्चन भी मेरे को याद नहीं था, तो मैंने बोला था कि आपको डिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है, तो ये मैंने फार्मूला वहाँ पे मेंशन किया है, आपको डिस्कस भी किया है। स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन पैरेलल, वो सारी चीज़ डिस्कस करिए। तो पता है हमारे को डिफ्लेक्शन में ये W लोड होता है, D आपका कोयल डायमीटर होगा, N नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स होंगे, G हमारा शेयर मॉडुलस हो गया, D हो गया हमारा कोयल का वो वायर का डायमीटर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, अगर आपको वैल्यूज़ गिवन है तो। फॉर्मूला बेसिकली याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 था स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये जो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस किया था हमने जो नोमेनक्लेचर में, उसमें मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस में बताया था कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट देख के जाना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए रेफ्रिजरेंट के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चंस थे। बाकी मतलब स्टेटमेंट्स जितने लोगों को याद थे वो मेरे को बताए गए, और आपको कोई और स्टेटमेंट याद आता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा स्टेटमेंट बेस्ड था
कि लोड पोजीशन क्या होगी रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। तो कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दे रखे थे कि कैंटिलीवर हो जिसके फ्री हैंड पे लोड लगा हो, या सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके आपके सेंटर पे लोड लगा हुआ हो। इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो आपको बताना है, मतलब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो आप बताना है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन थे। बेसिकली आपका कैंटिलीवर का वाला चीज़ सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपका रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम बनता है, और मतलब यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम बन पाएगा। ये भी हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 40 उसमें बताया था मैंने, एक सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड SFD BMD पूछा था। तो अगर थोड़ा सा आपको उस तरह से रिलेट कर पाए होंगे आप क्वेश्चन नंबर 18 हमारा था सेंसिबल कूलिंग का इफेक्ट पूछा था हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे और वेट बल्ब टेम्परेचर पे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो सेंसिबल हीट की जब भी बात करें हम, तो ये जैसे ये हमारा टेम्परेचर हो गया, ये ओमेगा हो गया। सेंसिबल कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो कूलिंग में जब भी जाते हैं तो जो भी अपनी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं, ये उल्टा बना दिया मैंने, कूलिंग इधर होती है, टेम्परेचर इधर, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपका देखो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग अपन देखें तो टेम्परेचर कहीं यहीं आएगा, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा। DPT आपका कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि एक आप DPT लाइन इसी तरह से होती है, ठीक है। ये भी हमने पार्ट 4 का में मैंने क्वेश्चन नंबर 39 में बताया था कि आपको ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही शायद हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन या कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इस तरह से का कुछ क्वेश्चंस था, तो मैंने आपको बताया था इस तरह से आपको। क्वेश्चन नंबर 19 स्ट्रोक लेंथ ऑफ शेपर का पूछा था, जिसमें आपको क्रैंक की रेडियस दे रखी थी, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट्स दे के रखे थे, कनेक्टिंग रोड की अगर लेंथ बोलें तो, क्योंकि कनेक्टिंग रोड को ही फिक्स करते हैं हम जब भी ये होती है। तो इसमें कुछ इस तरह से आपका स्ट्रोक बनता है। ये हमारी क्रैंक हो गई, इसमें एक ये स्लॉटेड लीवर में हमारा स्लाइडर जैसा रहता है, ठीक है, और ये क्रैंक हमारी, तो इस तरह से ये बनता है। तो आपका ये एंगल आपका ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका α/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से, तो ये आपकी हाफ लेंथ होती है, तो इसका डबल कर देते हैं तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रोक लेंथ बन जाती है। तो अगर आपको जैसे ये दे रखी है क्रैंक की लेंथ दे रखी है, आपको कनेक्टिंग रोड की लेंथ दे रखी है, तो अल्फ़ा वगैरह कैलकुलेट करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका डबल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, आपकी स्ट्रोक लेंथ मिल जाएगी। बेसिकली आपको और नहीं कुछ नहीं, तो ये फार्मूला भी कर सकते हो, ये वहीं से आया है, ठीक है, उसी को सॉल्व करके आया है। 2 × लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार × लेंथ ऑफ क्रैंक, और जिसको फिक्स किया हमने कनेक्टिंग रोड को, अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्ट्रोक लेंथ आ जाएगी। बेसिकली आप कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है, आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसको डबल करना मत भूलना, क्योंकि आप वो नहीं तो हाफ स्ट्रोक लेंथ ही आ पाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 20 था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, फ्लक्स कोटिंग से रिलेटेड, क्या मटेरियल वगैरह या इस तरह से कि कब यूज़ में करते हैं फ्लक्स कोटिंग को, इस तरह से। और क्वेश्चन था आर्क ब्लो का, DC और AC से रिलेटेड, कि आर्क ब्लो किस में ज़्यादा होता है, DC में ज़्यादा होता है या AC में ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा था वेल्ड, जो डिफेक्ट होते हैं हमारे वेल्ड स्पैटर वगैरह, जो कि आर्क ब्लो के थ्रू जनरेट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और बाकी इसमें पूरे स्टेटमेंट्स आपको याद आते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 21 चिल्स और पैडिंग से था, और आपका शायद तीसरा चैपलेट्स होता है, उससे रिलेटेड भी कोई स्टेटमेंट दिया हुआ था। उसमें एक स्टेटमेंट था डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन से रिलेटेड, तो हाँ बिल्कुल डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन और आपकी इरोजन को कम करने के लिए ही काम में आते हैं चिल्स एंड पैडिंग। मेन उसका काम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 था फिन की इफेक्टिवनेस का स्टेटमेंट, जैसे कि हमको थिन फिन्स काम में लेनी चाहिए, या डिस्टेंस फिन्स की कम होनी चाहिए ज़्यादा इफेक्टिवनेस के लिए, या इफेक्टिवनेस हमें ज़्यादा करनी है तो एरिया डिवाइड बाई एरिया और पेरीमीटर का रेशियो कम रखना चाहिए हमारे को जब भी डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 था आपका स्फेयर की इंसुलेशन से रिलेटेड, क्रिटिकल डायमीटर पूछा था। तो अपने को पता है कि क्रिटिकल रेडियस जिसके बाद जहाँ पे हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है मैक्सिमम होता है, उसके बाद में हमारा
डिक्रीज़ ही होता है हीट ट्रांसफ़र। तो क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला होता है, अगर हम स्फेयर के लिए देख रहे थे 2k/h होता है, कि हमारा इंसुलेशन का होता है। आपको बाहर का मीडियम का दे रखा वो काम में नहीं लेना है, इंसुलेशन का जो भी मटेरियल है हमारा उसका थर्मल कंडक्टिविटी काम आएगी, और एच हमारा आएगा मीडियम का। सिमिलरली आपके जो आपका अगर सिलेंड्रिकल मटेरियल है तो k/h काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 था आपका, स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर इसका था कि आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 2 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर हैं। बाकी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल से रिलेटेड ही कोई और स्टेटमेंट रहे हो, या जैसे कि ऑर्थोट्रोपिक के लिए हमें 9 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स इस तरह से आपको पूछा हो, ठीक है, या बाकी कुछ और पूछा हो आइसोट्रोपिक के लिए कि एक पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम होती है या हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इस तरह से पूछा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है।